शीला, जरा इधर आना। जी माँ जी। ये साड़ी देख, तेरी बुआ सास आई थी, तेरे लिए देकर गई है, संभाल कर रख देना। माँ जी रख दूं, लेकिन कहाँ रख दूं? क्यों, अलमारी में रख दे। कौन सी अलमारी में रखूं? एक बार चलकर खुद ही देख लीजिए, कहीं 1 इंच भी जगह बची है क्या? अरे एक साड़ी रखने की जगह नहीं है। एक साड़ी की बात नहीं है माँ जी, बात यह है कि अब इस घर में कुछ रखने की जगह नहीं बची। हर अलमारी ऊपर तक भरी हुई है, बक्से भरे पड़े हैं, पलंग के नीचे सामान रखा है। अब नया सामान आए तो उसे रखे कहाँ? मुझे तो समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े 3 कमरे हैं। हमारे समय में तो इतने में 10 लोग आराम से रह लेते थे। हमारे समय की बात अलग है माँ जी, अब हर किसी का अपना सामान होता है। बच्चों की चीजें अलग, हमारे कपड़े अलग, त्योहार का सामान अलग, सब कुछ बढ़ गया है। सामान बड़ा है या आदत है? जो भी कह लीजिए, लेकिन सच तो यही है कि अब इस घर में गुजारा नहीं हो रहा। ये बात तुम लोग पिछले 2 साल से बोल रहे हो? क्योंकि पिछले 2 साल से हालात वही है। हम लोग कब से कह रहे हैं कि दूसरा घर देख लेते, थोड़ा बड़ा घर हो जाएगा, सबको राहत मिल जाएगी, लेकिन आप हर बार मना कर देती हैं। अपना बना बनाया घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन हमेशा आपकी ये बात क्यों मानी जाए? हम भी तो इसी घर में रहते हैं, हमारी भी तो कुछ परेशानियां हैं। परेशानी घर की नहीं है शीला, सोच की है। जगह कम नहीं है, इस्तेमाल करना नहीं आता। माँ जी इतने देर से एडजस्ट ही तो कर रहे हैं, कभी किसी से कुछ कहा? सब कुछ मन मार कर चलाया, लेकिन कब तक कोई चुप रहेगा? हर महीने नया सामान आता है, हर त्योहार पर कुछ न कुछ बढ़ जाता है। अब तो हालत यह है कि एक साड़ी रखने की जगह नहीं बची। मुझे तो अभी भी लगता है कि 3 कमरों का घर किसी भी परिवार के लिए कम नहीं होता। आपको लगता होगा, लेकिन जो रोज इसमें रह रहा है ना, वही जानता है कितनी दिक्कत होती है। अच्छा, तो अब इस साड़ी का भी समाधान मैं ही बताऊं? रहने दीजिए माँ जी, जैसे बाकी सामान ठूस ठूस कर रखा है ना, इसे भी कहीं ना कहीं रखी दूंगी। अरे बात बात पर घर को छोटा मत कहा करो, घर छोटा नहीं है। आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए अब सच में छोटा पड़ गया। शीला साड़ी लेकर अंदर चली जाती है और पूनम वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ देर बाद कौशल एकता और नेहा को देख के बुलाता है। नेहा, एकता, जरा इधर आओ बेटा। जी पापा जी। जी पापा जी, बुलाया? देखो ये छोटी वाली टेबल पड़ी है ना, इसे तुम दोनों में से कोई अपने कमरे में रख लो, काम आ जाएगी। ऊपर से सामान रखने में भी सुविधा रहेगी। पापा जी हमारे कमरे में कहाँ रखेंगे? सच कहूँ तो पैर रखने की जगह मुश्किल से बचती है, टेबल रख देंगे तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे इतने भी क्या दिक्कत है, छोटी सी तो टेबल है। छोटी सी है लेकिन जगह भी तो चाहिए। पहले से ही अलमारी, बेड, बच्चों का स्टडी टेबल, खिलौने के डिब्बे सब रखा हुआ है। और मेरे कमरे का हाल तो आप जानती हैं, अलमारी का दरवाजा पूरा भी नहीं खुलता, पहले बेड थोड़ा खिसकाना पड़ता है। तुम लोगों की बातें सुनकर लगता है जैसे घर नहीं डिब्बा हो। पापा जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन अब सच में ऐसा ही महसूस होने लगा है। शोरूम में लगा था चलो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन परिवार बढ़ता गया, सामान बढ़ता गया, अब हर चीज सोच समझ कर रखनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम लोगों के हिसाब से क्या किया जाए? वही जो हम लोग इतने समय से कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा घर देख लेना चाहिए। बड़ा घर लेना कोई छोटी बात नहीं होती, पैसे लगते हैं, जगह भी तो सही मिलनी चाहिए। हम समझते पापा जी, इसलिए तो बिना बात जिद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं सच में अच्छा मकान दिखे तो मुझे बता देना, बैठकर सोचेंगे, देखेंगे लेना ठीक रहेगा या नहीं। हम लोग तो काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन या तो घर बहुत महंगे मिलते हैं या फिर जगह पसंद नहीं आती। जैसे कोई अच्छा मकान मिलेगा सबसे पहले आपको ही बताएंगे। ठीक है, पहले देख लो, बिना देखे फैसला करना भी ठीक नहीं होता। जी पापा जी। तब तक ये टेबल यहीं रहने दीजिए, हमारे कमरे में रखेंगे तो और परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं रहने देता हूँ। जब जगह बन जाए या नया घर मिल जाए तब देख लेंगे। जी। इतना कहकर एकता और नेहा वहां से चली जाती है। शाम का वक्त होता है, पूनम और कौशल बैठ के बातें कर रहे थे। देख रहे हो कौशल जी, तीनों बहुओं को अलग अलग कमरे दिए हुए हैं, 3 बड़े कमरे हैं, फिर भी इन्हें लगता है कि जगह कम पड़ रही है। मैं भी यही सोच रहा था, हमने तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर भी रोज वही बात, घर छोटा है, जगह नहीं है। अरे पता नहीं आखिर इन्हें क्या चाहिए। शायद इनको लगता है कि नया घर मिलते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तभी गगन अंदर आता है। माँ पापा आप लोग बैठे हैं तो एक चीज दिखानी थी। क्या हुआ? गगन अपना मोबाइल निकालता है। मेरे एक दोस्त ने ये घर बेच रहा है। पहले उसने खुद बनवाया था, अब दूसरे शहर जा रहा है, पूरा 10 मंजिला घर है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। इतने में शीला, नेहा और एकता भी वहां आ जाती है। कौन सा घर? आओ तुम लोग भी देख लो। तीनों मोबाइल की तरफ देखने लगती हैं। अरे वाह, कितना शानदार लग रहा है।
सच में बाहर से ही कितना बड़ा दिख रहा है ना। और देखिए हर मंजिल कितनी खुली खुली लग रही है। फोटो में तो अच्छा लग रहा है, दोस्त ने कहा है कि अंदर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे भी ऐसा ही घर तो चाहिए था। बिल्कुल, इतने दिनों से हम लोग जिस तरह के घर की बात कर रहे थे ये वैसा ही लग रहा है। सिर्फ फोटो देखकर इतना बड़ा फैसला कर लोगी? माँ जी, फोटो से काफी कुछ समझ में आ जाता है। इतना बड़ा घर होगा तो जगह की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। कम से कम हर चीज के लिए अलग जगह तो होगी। और हर बार ये नहीं सोचना पड़ेगा सामान कहाँ रखे। गगन, तुमने घर के बारे में ठीक से पूछताछ की है? जी पापा, दोस्त से लंबी बात हुई है। उसे कहा कि अगर हमें पसंद है तो हम जाकर रह भी सकते हैं, उसके बाद आराम से खरीदने का फैसला कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? हाँ, हमें जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं तो आज से ही पैकिंग शुरू कर दूं। अरे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? माँ जी, इतने समय से तो हम लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि वहां जाकर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम तीनों का फैसला यही है तो जाकर रहकर देख लो। अगर सच में तुम्हें वहां अच्छा लगे और लगे कि यही सही घर है तब आगे की बात करेंगे। हाँ, पहले कुछ दिन रह लो, उसके बाद जो ठीक लगेगा वही करेंगे। हमें मंजूर है। मुझे भी बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, तो मैं दोस्त से बात करके शिफ्टिंग की तैयारी कर देता हूँ। इतना कह के गगन वहां से चला जाता है। 1-2 दिन में तीनों बहुएं सामान लेके 10 मंजिलें ससुराल में पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब तय कर लेते हैं कौन किस मंजिल पर रहेगा। हाँ, बाद में इस बात पर बहस करने से अच्छा है अभी ही सब तय हो जाए। मुझे भी यही ठीक लग रहा है। मैं एक बात पहले कह देती हूँ, मैं पहली मंजिल पर ही रहूंगी। क्यों? ऊपर वाले हिस्से तो और अच्छे लग रहे हैं। देखो, मुझे ना बचपन से ही ऊंचाई से डर लगता है, ज्यादा ऊपर जाने में घबराहट होती है, इसलिए मैं पहली मंजिल से ऊपर नहीं रह पाऊंगी। अगर आपको सच में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं, आप पहली मंजिल ले लो। हाँ, मुझे ये ठीक लगेगा। तो फिर मैं दूसरी मंजिल ले लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं तीसरी मंजिल रख लेती हूँ। चलो, रहने वाली मंजिल तो तय हो गई। नेहा चारों तरफ देखते हुए बोली। लेकिन एक बात बताओ, ऊपर की बाकी मंजिलों का क्या करेंगे? हाँ, चौथे से लेकर 10वीं मंजिल तक खाली छोड़ देंगे क्या? खाली छोड़ना भी ठीक नहीं लगेगा। वैसे भी हर मंजिल पर जाने की रोज जरूरत तो पड़ेगी नहीं। मेरे हिसाब से ना ऊपर की मंजिलों का इस्तेमाल काम के हिसाब से कर लेते हैं। मतलब? जैसे एक मंजिल पर सारा बाकी का सामान रख देंगे, पुराने बक्से, त्योहार का सामान, सूटकेस सब वहीं रख देंगे। हाँ, इससे नीचे के कमरे भी ना खाली खाली रहेंगे। ये बात सही है। और एक मंजिल पर स्टोर जैसा बना देंगे। बाकी किसी मंजिल पर अगर जरूरत पड़ी तो बाद में कुछ और सोच लेंगे। लेकिन एक बात है। क्या? इस घर में रहने के लिए सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे ही है, बाकी जगह तो खुली मंजिल है। हाँ, मैंने भी यही देखा, बेडरूम सिर्फ 2 ही है। और रसोई भी ठीक से नहीं बनी है। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाली एक मंजिल पर अपना किचन बना लेंगे। हाँ, सही है। नीचे 2 कमरे रहने के लिए रहेंगे और ऊपर खाना बनाने का इंतजाम कर लेंगे। थोड़ा अलग रहेगा लेकिन जगह तो बहुत है, आराम से सब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब ये कोई ये नहीं कहेगा सामान रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल, इतनी मंजिलें हैं, जितना चाहे सामान रख लो। यही तो हम चाहते थे। शुरू में थोड़ा सेट होने में समय लगेगा, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। चलो फिर ये तय रहा, मैं पहली मंजिल पर रहूंगी। मैं दूसरी। और मैं तीसरी। बाकी ऊपर की मंजिलों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करेंगे। स्टोर भी बना लेंगे और किचन भी ऊपर ही बना लेंगे। तीनों बहुएं आपस में बातें कर रही थी, अब तीनों वहीं रहने लगी थी। अगला दिन। अरे नेहा, जरा नीचे आना। क्या हुआ? अरे मेरा आटा ऊपर रह गया, अभी याद आया। मैं अब भी दूसरी मंजिल से उतर कर आई हूँ, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। और मेरा मसालों का डिब्बा 5वीं मंजिल पर रखा है, सुबह से 2 बार जा चुकी हूँ। मैंने तो सोचा था ऊपर सामान रखने से सुविधा होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा दिन सीढ़ियां ही चढ़ते उतरते निकल रहा है। सच कह रही हूँ, अभी चीनी चाहिए थी तो ऊपर जाना पड़ा, फिर चाय पत्ती याद आई तो दोबारा जाना पड़ा। मेरे तो पैरों में दर्द होने लगा है। ऊपर से हर छोटी चीज के लिए अलग अलग मंजिल पर जाना पड़ रहा है। और सोचो अगर रात में कोई सामान चाहिए हुआ तो? तब तो और भी मुश्किल होगी। मुझे लगता है हमने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। हाँ, ऊपर सब कुछ रखने का आइडिया सुनने में अच्छा लगा था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल काम का नहीं है। तब क्या करें? मेरा कहना है सबसे पहले किचन की जगह बदल देते हैं। कहाँ? दूसरी मंजिल पर। वो तीनों के लिए बीच में भी पड़ जाएगी, पहली मंजिल से भी ज्यादा दूर नहीं और तीसरी से भी।
हाँ, ये बात सही है। कम से कम खाना बनाने के लिए बहुत ऊपर नीचे तो नहीं करना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, क्या? अपना अपना जरूरी सामान अपने अपने पास ही रखते हैं। कपड़े, बच्चों की चीजें, रोज इस्तेमाल होने वाला सामान सब अपने कमरे के आसपास। बिल्कुल, हर बार किसी मंजिल पर जाकर ढूंढने से अच्छा है जो चीज जिसकी है वही अपने पास रखे। त्योहार का सामान या जो साल में 1-2 बार काम आता है वही ऊपर रख देंगे। बाकी रोज का सामान अपने अपने पास रहेगा। इससे कम से कम दिन भर ऊपर नीचे भागना तो नहीं पड़ेगा। और किचन दूसरी मंजिल पर बना देते हैं। मुझे भी ये ठीक लग रहा है। हाँ, मुझे भी। चलो फिर अभी से सामान नीचे लाना शुरू कर देते हैं। जितनी देर करेंगे उतनी ही परेशानी होगी। सही कहा। पहले ही दिन समझ में आ गया कि सिर्फ ज्यादा मंजिलें होने से काम आसान नहीं हो जाता। तीनों बहुएं अपने अपने जरूरी सामान को ऊपर की मंजिलों से नीचे लाने रखती है और तय करती है कि अब रसोई दूसरी मंजिल पर होगी और रोज इस्तेमाल की हर चीज अपने अपने पास ही रखी जाएगी। अगला दिन आता है। शीला, नेहा और एकता तीनों काम कर रही होती है। बस अब मुझसे नहीं हो रहा। क्या हुआ? सुबह से 5 बार पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक चक्कर लगा चुकी हूँ। कभी चाय बनानी है, कभी नाश्ता, कभी बर्तन ले जाने हैं, कभी वापस लाने हैं। मेरी भी यही हालत है। खाना ऊपर बनाओ, फिर प्लेटें नीचे ले आओ, खाना खत्म हो जाए तो बर्तन वापस ऊपर ले जाओ। पूरा दिन इसी में निकल रहा है। और अगर कोई चीज नीचे भूल गए तो फिर से ऊपर जाओ। सच कहूँ तो इससे आसान तो पहले वाला घर था। हाँ, मुझे भी अब यही लगने लगा है। जब हम यहाँ आए थे ना तब लगा था बड़ी जगह होगी तो आराम रहेगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मंजिलें ज्यादा है, काम भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया है। मैं एक बात सोच रही थी। बोलो। क्यों ना हम सब पहली मंजिल पर ही रहने लगे। मतलब? देखो, रसोई भी पहली मंजिल पर बना लेते हैं, खाना भी वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे और जितना हो सके वहीं रहेंगे। लेकिन वहां तो सिर्फ 2 कमरे हैं। अरे तो क्या हुआ, 2 कमरे हैं तो ठीक ही है ना। आखिर हमें चाहिए ही क्या? सोने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह और आने जाने भर की जगह। लेकिन हम तो इसी वजह से यहाँ आए थे ना कि जगह कम पड़ रही थी। हाँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है, रोज 10-10 बार ऊपर नीचे करने से अच्छा है थोड़ा पास पास रहना। बात तो सही है। ऊपर की मंजिलों का क्या फायदा जब दिन भर सीढ़ियां ही चढ़नी उतरनी पड़े। सच को मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है। मेरे भी पैरों में जान नहीं बचती शाम तक। इसीलिए कह रही हूँ पहली मंजिल पर ही सब सेट कर लेते हैं। लेकिन 2 कमरे में 3 परिवार कैसे रहेंगे? जैसे अभी तक किसी न किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे। दिन भर तो सब अपने अपने काम में रहते हैं, हमें बस रहने और आने जाने भर की जगह चाहिए। और रसोई भी वहीं होगी तो बार बार ऊपर भी तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नेहा कुछ देर चुप रहती है। मन तो नहीं मान रहा, लेकिन बात गलत भी नहीं है। मेरा भी मन था इतने बड़े घर में खुलकर रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं भी क्या करूँ, मुझे भी हाँ ही कहना पड़ेगा। फिर तय रहा, पहली मंजिल पर ही रसोई बनेगी, वहीं बैठकर खाना खाएंगे और जितना हो सके वहीं रहेंगे। बाकी मंजिलें अभी खाली ही रहने देते हैं। हाँ, जब जरूरत होगी तब ऊपर जाएंगे। चलो आज ही सब जरूरी सामान पहली मंजिल पर ले आते हैं। अब कम से कम दिन भर सीढ़ियां चढ़ने उतरने से तो छुटकारा मिलेगा। उम्मीद है इस बार फैसला सही साबित होगा। अब तीनों बहुएं पहली मंजिल पर ही रहने लगी थी। अगले दिन गगन वहां आता है। क्या बात है, आज तीनों एक साथ बैठी हो, सब ठीक तो है? हाँ बैठो ना। बताओ नया घर कैसा लग रहा है? अब तो कोई शिकायत नहीं होगी। अगर सब ठीक है तो मैं अपने दोस्त से बात करके घर पक्का कर देता हूँ। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। हाँ मतलब ले सकते हैं। हाँ ठीक ही है। ठीक ही मतलब? इतने दिनों से तो तुम लोग इसी घर की बात कर रही थी, अब क्या हुआ? अरे बस करो तुम दोनों, बोल दो सच। नेहा चुप हो जाती है, एकता भी कुछ नहीं बोलती। क्या बात है शीला? बात यह कि हम लोग वहां नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? शुरुआत में लगा था बड़ा घर होगा तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितनी ज्यादा मंजिलें थी उतनी ही परेशानी भी बढ़ गई। हर काम के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता था। पहले सामान ऊपर रखा, फिर नीचे लाया, फिर किचन बदला, उसके बाद भी आराम नहीं मिला। आखिर में तो हम तीनों पहली मंजिल पर ही सिमट कर रहने लगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना किसी सजा से कम नहीं था। ऊपर की मंजिलें सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं। और 2 छोटे कमरे, आखिर में तो हमें उन्हीं में रहना पड़ा। तब समझ में आया, हम जिस घर को छोटा कह रहे थे वहां कम से कम हर चीज पास पास तो थी। सच कहूं तो मैं वहां अब एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मैं भी वापस घर चलना चाहती हूँ।
तो फिर देर किस बात की? अगर तुम लोगों को वहां सुकून नहीं मिल रहा तो चलो वापस चलते हैं। घर ईंट पत्थर से नहीं, आराम और अपनेपन से बनता है। चलो। कुछ देर बाद पूनम और कौशल हॉल में बैठे होते हैं। तभी गगन, शीला, नेहा और एकता सामान के साथ अंदर आते हैं। अरे तुम लोग वापस आ गए इतनी जल्दी? माँ जी, हाँ, हम लोग यहीं रहेंगे। हमें अब किसी दूसरे घर की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो है जैसा है हमारे लिए वही ठीक है। अब हमें कहीं और नहीं जाना। हम अपना सामान अंदर रख रहे हैं। तीनों बहुएं अपना सामान उठाती हैं और अंदर चली जाती हैं। पूनम उन्हें जाते हुए देखती है। कौशल धीरे से मुस्कुराता है। देखा, मैंने कहा था ना, सिर्फ घर बदलने से परेशानी खत्म नहीं होती। हाँ, इन लोगों का पेट कहीं से भी नहीं भरता। पहले कह रही थी यहाँ जगह नहीं है, वहां जाएंगी तो आराम मिलेगा, और कुछ ही दिनों में वापस भी आ गई। कभी कभी जो चीज अपने पास होती है उसकी कीमत तब समझ में आती है जब उसे छोड़ देते हैं। अब शायद इन्हें भी समझ में आ गया होगा। उधर कमरे के अंदर, सच बताओ, इस घर में कदम रखती जो सुकून मिला है ना, वो वहां एक दिन भी नहीं मिला। बिल्कुल, वहां 10 मंजिलें थी लेकिन आराम एक में भी नहीं था। और यहाँ 3 कमरे हैं, फिर भी सब कुछ कितना आसान लगता है। हम बेवजह इसी घर में कमियां निकाल रहे थे। अब समझ में आया, बड़ी जगह होने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। सच कहूं, उस 10 मंजिले घर से लाख गुना अच्छा हमारा यही घर है। घर लौटकर इतना सुकून मिलेगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। सच में, अब तो मैं कहीं और जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। विशाल के घर का लिविंग रूम। सास निर्मला देवी सोफे पर गुस्से में बैठी है। विशाल सामने खड़ा होता है। विशाल, तू पागल हो गया है? उस गरीब लड़की के चक्कर में तू हमारे खानदान का स्टेटस भूल गया। मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। मम्मी, अगर मेरी शादी नंदिनी से नहीं हुई तो मैं आज से ही खाना पीना छोड़ दूंगा और इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हाय दैया, ठीक है, रुक जा। अपने इस इकलौते बेटे की खुशी की खातिर मुझे ही झुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं इस शादी के लिए हाँ करती हूँ, लेकिन याद रखना, वो लड़की हमारे तौर तरीकों में फिट नहीं बैठ पाएगी। थैंक यू मम्मी, वो सब कर लेगी। अब शादी के बाद नंदिनी ससुराल आती है और उसका पहला दिन होता है। अब नंदिनी किचन में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर हॉल में आती है। माँ जी, आपके लिए चाय। राम राम, कैसी चाय है? हमारे यहाँ अदरक कूट कर नहीं, केसर डालकर चाय बनती है। भले ही बेटे की खुशी की खातिर मैंने शादी करा दी, पर अपनी ये गरीब घर की आदतें यहाँ मत चलाओ। यहाँ रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा। अरे भाग्यवान, चाय इतनी बढ़िया लाजवाब बनाई है तो चाय बनाई है। वाह वाह, पीकर दिल खुश हो गया और सिर दर्द अलग गायब हो गया। आप तो चुप ही रहिए। बड़े आए इस गरीब लड़की की वकालत करने वाले। एक चाय बनाने वाले से कोई बढ़िया नहीं बन जाता। अब नंदिनी सहमकर विशाल की तरफ देखती है। विशाल जी। विशाल ऑफिस का बैग उठाते हुए बोलता है। नंदिनी, मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। अब तुम इस बड़े घर की बहू हो तो तुम्हें मम्मी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। विशाल ऑफिस बैग उठाकर जा चुका होता है और नंदिनी चाय की खाली कप हाथ में पकड़े हैरान परेशान खड़ी है। उसके दिमाग में विशाल की शादी से पहले की बातें गूंजने लगती है। नंदिनी, भले ही मैं एक अमीर खानदान से हूँ, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। शादी से पहले जो विशाल मेरे आगे पीछे घूमता था, आज माँ जी के सामने उसकी बोलती ही बंद हो गई। मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। वाह विशाल जी, आपने तो पल भर में अपनी औकात दिखा दी। लेकिन अब मैं क्या करूं? विशाल जी को खुश रखने के लिए सासू माँ को खुश रखना जरूरी है। अब दिन भर नंदिनी सासू माँ को खुश करने में लगी रहती है। जो सास को पसंद होता वही करती। संस्कारी बहू की तरह भारी साड़ी और जेवर पहने हुए, मांग में सिंदूर। अब रात का समय होता है। अरे नंदिनी, सोने से पहले आकर जरा मेरे पैर दबा कर जाना, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। फिर नंदिनी किचन का सारा काम खत्म करने के बाद सरसों का तेल सासू माँ के पैरों में काफी देर तक मालिश करती रहती है और आराम मिलते ही निर्मला देवी गहरी नींद में खर्राटे लेने लगती है। लेकिन जैसे ही नंदिनी का हाथ रुकता है, वो नींद में ही परबड़ाती है। अरे थोड़ा ढंग से हाथ चला, जान नहीं है क्या? आह, अब अच्छा लग रहा है। दबा दबा, बहुत दबाती रह, थोड़ा अब चैन मिला। आज पहली बार इस गरीब घर की लड़की ने कोई ढंग का काम किया है। दबाती रह। आहा, चैन सा पड़ गया है। उधर विशाल अपने कमरे में नंदिनी का इंतजार कर रहा होता है।
और बेड पर लेटा बार बार घड़ी देखता है और चिढ़कर कमरे में चक्कर काटने लगता है। हद हो गई यार, रात के 12 बजने वाले हैं और मेरी बीवी अब तक कमरे में नहीं आई। शादी से पहले कहती थी आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, और अब सासू माँ के पैरों में फेविकोल की तरह चिपक गई है। आने दो उसे, आज साफ साफ कह दूंगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और नंदिनी थक कर अंदर आती है। अरे, आ गई हैं आप। मुझे तो लगा था आज रात सासू माँ के चरणों में ही सो जाओगी। याद भी है कि इस कमरे में तुम्हारा पति भी रहता है। विशाल जी, जरा अपनी आवाज नीचे। मैं वहां कोई पार्टी नहीं कर रही थी, आपकी मम्मी के पैर दबा रही थी, जो आपके हिसाब से दिल की बहुत अच्छी हैं। तो पैर दबाने का कोई टाइम होता है? पूरे दिन तुम मम्मी की चमचागिरी में लगी रही। सुबह से तुमने मुझसे सीधे मुंह तक बात तक नहीं की है। मैं अपनी खुद की बीवी की सूरत देखने को तरस गया हूँ। अच्छा, और जब सुबह आपकी माँ ने मेरी चाय और मेरे मायके का मजाक उड़ाया, तब आप बैग उठाकर भाग गए थे। तब तो आप बड़े प्यार से कह रहे थे मम्मी के हिसाब से चलो। अब मिर्च क्यों लग रही है? मेरा मतलब वो नहीं था, पर पति को खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। इतना कहकर विशाल गुस्से में चादर ओढ़कर मुंह ढककर सो जाता है। बेचारी नंदिनी को विशाल के लिए बहुत बुरा लगता है। विशाल जी, सही ही तो कह रहे हैं। पति को खुश रखना हर पत्नी का धर्म होता है, और सास को खुश रखने में अपनी जिम्मेदारी मैं भूल रही हूँ, लेकिन कल इनका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। फिर नंदिनी भी चादर ओढ़कर सो जाती है। फिर अगले दिन नंदिनी मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों में नए लुक में तैयार होकर आती है और विशाल उसे देखता रह जाता है। यार नंदिनी, ये तुम हो? सच में? ओह माय गॉड, तुम तो बवाल लग रही हो। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। कल रात का मेरा सारा गुस्सा तो तुम्हें इस लुक में देखकर ही काफूर हो गया। हाँ विशाल जी, आप की प्यारी नंदिनी, कल रात आपने कहा था ना कि आप अपनी बीवी की सूरत देखने को तरस गए हैं, इसलिए आज का दिन सिर्फ आपके लिए। नंदिनी, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, फिर साथ में बाहर कहीं अच्छी जगह चलते हैं। विशाल खुश होकर तुरंत तैयार होकर आ जाता है और दोनों जैसे ही हॉल में आते हैं, सामने निर्मला देवी खड़ी मिलती है। अब नंदिनी का ये अवतार देखकर सास का मुंह गुस्से से गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अरे राम, राम ही बचाए इस कलमुही से। सुबह सुबह बिना सिर पर पल्लू लिए ये कौन से छोटे कपड़े पहनकर मेम साहब बनी घूम रही है री? हमारे खानदान का स्टेटस मिट्टी में मिलाएगी क्या? इस घर में रहना है तो साड़ियों में रहना होगा। अब तो पतिदेव खुश हैं, तो सासू माँ के इस गुस्से को तो राम ही बचाए। माँ जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? विशाल जी आज मुझे बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। अब इन्हीं में ना मॉडर्न लुक पसंद है, तो मैं अपने पतिदेव को नाराज तो नहीं कर सकती ना। आखिर पति को खुश रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। ये सुनते ही निर्मला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। इससे पहले ही नंदिनी स्टाइल से अपना पर्स उठाती है और विशाल का हाथ थामकर सीधे घर से बाहर निकल जाती है। अरे राम, राम ही बचाए इस कलमुही से। मेरी बात को हवा में उड़ाकर चली गई। विशाल, तू भी अपनी माँ से ज्यादा बीवी का गुलाम बन गया है। आने दे आज शाम को इसे। इस घर के नियम कायदे नहीं सिखाए तो मेरा नाम भी निर्मला देवी नहीं। उधर गाड़ी में बैठते ही विशाल बगल की सीट पर मुस्कुराते हुए नंदिनी को देखता है। देखा नंदिनी, इसे कहते हैं पति का रुतबा। माँ के सामने तुमने सिर्फ मेरी बात रखी, मेरा तो दिल खुश कर दिया यार तुमने। आज तुम्हें जो करना है करना। आज तुम्हारी पसंद की शॉपिंग कराऊंगा तुम्हें मैं। विशाल को लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन वो नंदिनी के दिमाग में चल रहे असली बवंडर से बिल्कुल अनजान था। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी, खुश हो लो विशाल जी, आज आपकी सुन ली, पर कल से जो धमाका होगा उसका क्या? अब अगले दिन नंदिनी फिर से सासू माँ के कहने पर भारी साड़ी जेवर पहनकर किचन में आ जाती है और निर्मला देवी के मनपसंद घिए के कोफ्ते और साथ में मक्के की रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। विशाल डाइनिंग टेबल पर बैठता है और प्लेट देखते ही उसका मुंह बन जाता है। नंदिनी, ये क्या बकवास है यार? तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस से थक कर आने के बाद राजमा चावल, छोले चावल ये सब पसंद है, और तुमने ये सड़ी हुई घिए के कोफ्ते बना डाले। पति की पसंद की कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। तो चुप कर विशाल। रात को सादा खाना खाना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बहू ने बिल्कुल मेरे हिसाब से सही खाना बनाया है। तभी ससुर शंकर लाल जी हंसने लगते हैं। अरे विशाल बेटा, ये देख कर ऐसे मुंह मत बनाओ जैसे शेर के सामने घास आ गई हो। तुम्हारी माँ का गुस्सा और ये घिया दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बाहर से कड़क, अंदर से ढीले और हजम करने में सबसे भारी।
और वाह बहू वाह, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। बस पल्लू संभालना बहू, कहीं तुम्हारी सासू माँ के इस शाही घिए के कोफ्ते में तुम्हारा कीमती मोती न गिर जाए, वरना हमारा पूरा स्टेटस ही घिए के कोफ्ते में मिल जाएगा। आप तो चुप ही रहिए। जब बिना सोचे मुंह खोल देते हो, बहू की तरफदारी करके क्या साबित करना चाहते हो? अरे भाग्यवान, मैं तो बस घिया कोफ्ता पुराण सुना रहा हूँ। विशाल चिढ़कर बिना खाना खाए डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहता है, तुम ही खाओ ये अपना घिया कोफ्ता, नंदिनी मुझे नहीं खाना। विशाल चिढ़कर बिना खाए चला जाता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो इन्हें मनाया था और अब फिर से रूठ गए। इन दोनों माँ बेटे के चक्कर में मेरी खुद की चटनी बन गई है। हाँ नहीं तो, अरे मैं करूँ तो क्या करूँ? विशाल घी के कोफ्ते देखकर मुंह फुलाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उसे मनाने के लिए नंदिनी एकदम हीरोइन की तरह सज धज कर उसकी मनपसंद चीज, गर्मा गर्म फूले फूले छोले भटूरे और कड़क मसाला चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे वाह नंदिनी, आज सुबह सुबह छोले भटूरे। अरे राम, सुबह सुबह ये तेल का कुआं सजा दिया तो मेरे बेटे का हार्ट फेल कराएगी क्या? अरे सुबह सुबह नाश्ते में हल्का सादा बनता है, ना कि ये बीमार करने वाला खाना। तभी ससुर शंकर लाल जी मटकते हुए बीच में कूद पड़ते हैं। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों भड़क रही हो? अब बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो खा लो ना। क्यों इतना भड़क रही हो? आज भटूरा इतना फूला हुआ है जितनी तुम मायके से लौटते वक्त फूली फूली लगती थी। निर्मला देवी गुस्से में पैर पटक कर चली जाती है और फिर विशाल नंदिनी की तरफ देखकर कहता है, यार नंदिनी, मम्मी फिर नाराज हो गई। ये अच्छी बात है कि तुमने मेरी खुशी का ध्यान रखा, पर मम्मी का भी तो कुछ सोचो। अब नाराज हो गई। दोनों का ये ड्रामा देखकर नंदिनी का सब्र का मीटर सीधे ब्लास्ट हो जाता है। मजाक बना के रख दिया है इन दोनों माँ बेटे ने। सास के हिसाब से घिया बनाओ तो पति नाराज, पति के हिसाब से भटूरे बनाओ तो सास नाराज। भाड़ में गया इनका बैलेंस। अब बहुत हुआ, अब मैं ना पति की सुनूंगी और न सास की। अब इन्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और वो अलमारी से जीन्स क्रॉप टॉप निकालकर बेड पर रख देती है। मजाक बना के रख दिया है मेरा इन दोनों माँ बेटे ने। तभी नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर और मजेदार मुस्कान आ जाती है और सो जाती है और कल सुबह के ड्रामे के लिए एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे दोनों के होश उड़ने वाले थे। अगले दिन सुबह नंदिनी अलमारी से जीन्स और क्रॉप टॉप निकालकर बेड पर रख देती है। कल सुबह देखना विशाल जी, सासू माँ, ऐसा धमाका होगा कि सासू माँ और पति देव दोनों के होश उड़ जाएंगे। अब अगले दिन निर्मला देवी नंदिनी को अपने साथ सब्जी मार्केट लेकर जाने के लिए खड़ी होती है। तभी नंदिनी नीचे जीन्स और ऊपर एक मॉडर्न क्रॉप टॉप और उसी जीन्स के ऊपर उसने बनारसी साड़ी लपेटे सिर पर पल्लू लिए आती है। हाय राम, ये क्या होलिया बनाया हुआ है तूने? और ये कौन सा फैशन है री? ऊपर से संस्कारी और नीचे से खलनायक। तू सब्जी मार्केट जा रही है या किसी सर्कस में? क्यों माँ जी, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने साड़ी पहनी हुई है। अब तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप भी खुश और आपके बेटे भी खुश। वाह बहू वाह, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। निर्मला, तुम्हारी बहू ने कमाल का फ्यूजन किया है, दोनों की बात रख ली। अब तुम भी चुप रहो और विशाल तू भी। अरे चुप करिए आप, आपका तो दिमाग ही काम नहीं करता। और तू चुप कर कलमुही, ये कोई खिचड़ी है जो दोनों को मिला दिया? इस अवतार में सब्जी मार्केट गई तो दुकानदार तो क्या, ग्राहक भी अपनी आंखें बंद कर लेगा। तभी विशाल भी वहां आ जाता है और नंदिनी को आंखें फाड़ कर देखने लगता है। क्यों विशाल जी, आपको मेरा ये रूप पसंद नहीं आया? देखिए, आपकी ही पसंद से जीन्स टॉप पहना है। लग रही हो ना सुंदर। बेचारे विशाल का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और निर्मला देवी को नंदिनी के उसी लुक में सब्जी मार्केट ले जाना पड़ता है और पूरे रास्ते लोगों की नजरें सिर्फ नंदिनी पर ही टिकी होती है। कोई हंस रहा था तो कोई फुसफुसा रहा था। और असली मजा तो तब आया जब दोनों सास बहू सब्जी मार्केट पहुंची और वहां उनकी पड़ोसन रजनी सब्जी लेते मिल गई। अरे निर्मला, ये बहू को सब्जी मार्केट लाई हो या किसी मॉडर्न आर्ट की नुमाइश? सिर पर पल्लू ना है, नीचे से जीन्स, ये क्या हुलिया बना हुआ है? तभी वहां दूसरी पड़ोसन भी आ गई। अरे हाँ निर्मला, बहू मॉडलिंग वॉडलिंग करने लगी है क्या? अरे नहीं, हाँ वो क्या है ना, हाय राम क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा। और निर्मला देवी अपना सा मुंह लेकर रह जाती है, लेकिन नंदिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब आया ना मजा, अब तो सासू माँ के मन के हो रहे हैं।
निर्मला देवी शर्म से पानी पानी हो गई और दांत पीसकर फुसफुसाते हुए, बहुत हुआ नंदिनी, जितनी सब्जी लेनी थी बस, अब चुप करके घर चलो। अरे माँ जी, अभी तो आपने एक भी सब्जी नहीं खरीदी। नंदिनी, बहुत तमाशा बना लिया, अब चुप करके घर चलो। फिर निर्मला देवी नंदिनी का हाथ पकड़ती हैं और सीधा उसे घर ले जाती हैं। बहुत बेइज्जती करा दी तुमने मेरी। कल मैंने घर में पूजा रखी हुई है और मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब अगले दिन निर्मला देवी और विशाल और निर्मला देवी के खास रिश्तेदार सोफे पर बैठे होते हैं। तभी रसोई का दरवाजा खुलता है और नंदिनी बाहर आती है। नंदिनी नीचे नीली फटी हुई जीन्स, ऊपर 10 किलो की भारी लाल बनारसी साड़ी जो अजीब तरीके से लिपटी है, सिर पर लंबा घूंघट, आंखों पर काला चश्मा और कानों में एयरपॉड्स लगाए। अरे निर्मला देवी, ये तुम्हारी बहू पूजा में आई है या हॉलीवुड की शूटिंग से सीधे यहाँ लैंड हुई है? राम 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 राम। अरे निर्मला, जरा देख तो सही, सिर पर पल्लू न है, पर नीचे से जीन्स के छेद चमक रहे हैं। ये कैसा संस्कारी बहू है? निर्मला देवी शर्म से पानी पानी होकर तुरंत अपना सिर पकड़ लेती है। विशाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूजा शुरू हो जाती है। सभी का ध्यान पूजा में कम, नंदिनी के लुक में ज्यादा होता है। खैर, पूजा संपन्न होती है। अब नंदिनी बिना परवाह किए स्टाइल से खाने के डोंगे टेबल पर सजाती है। नंदिनी, ये क्या तमाशा है? मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा क्यों बना रही हो? और ये खाने की प्लेटों में क्या बकवास भरा हुआ है? अरे विशाल जी, बकवास क्यों बोल रहे हैं? इसे कहते हैं स्मार्ट बुफे। आपकी मम्मी की पसंद आलू सब्जी, खीर और आपकी पसंद का इटालियन पास्ता। अरे राम, ये आलू की सब्जी में पास्ता और शाही पनीर में छोले और ये खीर में चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है? क्यों माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? रोज रोज आप दोनों माँ बेटे अपनी पसंद मेरे ऊपर थोपते थे ना। अब खाइए। माँ जी, आप सब्जी में से आलू बीन कर खा लीजिए। और हाँ, बूंदी के रायते में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिक्स की है। सब लोग 2-2 चम्मच जरूर लीजिएगा। भाई विशाल, तेरी बीवी तो सच में जीनियस है यार। ऐसा आलू पास्ता और चॉकलेट खीर तो इटली वाले भी नहीं सोच सकते। मान गए भाभी जी का स्वैग। सारे मेहमान हंसते हुए और खाना चखकर अजीब मुंह बनाते हुए घर से विदा हो जाते हैं। मेहमानों के जाते ही घर में सन्नाटा पसर जाता है। विशाल और निर्मला देवी दोनों एक साथ सोफे पर सिर पकड़कर बैठे होते हैं। नंदिनी, बस कर भाई, मेरे कान पकड़वा लो, तुम्हें जैसे रहना है रहो। हाँ बहू, तू जीत गई और हम दोनों माँ बेटे बुरी तरह हार गए। आज मेरी सहेलियों के सामने जो मेरा स्टेटस मिक्स हुआ है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू जो पहनेगी, जो पकाएगी, वो इस घर का नियम होगा। बस भगवान के लिए ये मिक्स खाना, मिक्स कपड़े बंद कर दे। अब आई ना आप दोनों लाइन पर। अरे तंग आ गई थी मैं आप दोनों को खुश करने के चक्कर में। अगर फिर से ऐसा हुआ ना, तो वरना अगली बार मिनी स्कर्ट पर 9 गज की साड़ी लपेटकर और 90 गज का घूंघट ओढ़कर खिचड़ी में हलवा मिलाकर खिलाऊंगी। विशाल निर्मला देवी का मुंह देखने के लायक था और ससुर जी नंदिनी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।